हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लोग आ गए हैं मंथन की भी सीरीज के लिए। आज आप लोग का होने वाला है इसके अंतर्गत संस्कृत विषय का चैप्टर 2। पिछली क्लास में हमने जब क्लास लिया था थी गुरुवार को, तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 इसका कंप्लीट कर दिया था, जो कि था मंगलम। आज का हमारा चैप्टर 2 होने वाला है पाटलिपुत्र वैभव। इस चैप्टर से इतना खुशी इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें हमारे जो पटना है, बिहार का जो पटना है राजधानी, उसकी विशेषता, उसके इतना खुशी होता है क्योंकि संस्कृति ऐसा विषय है जिसमें हमारे पाटलिपुत्र के बारे में कुछ तो विशेषता बतलाया गया है। मतलब हमारे पटना के बारे में, हमारे बिहार के बारे में कुछ तो अच्छा ही बताया गया है। वरना आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, ज्योग्राफी में पढ़िएगा, हर एक विषय में हमारे को आर्थिक रूप से पिछड़ा या फिर बेरोजगार से भरा या फिर पिछड़ा राज्य, फिर बीमारू राज्य, ये सब नामों से जाना जाता है। परंतु इसमें आप लोग का जो चैप्टर 2 है संस्कृत में, इसमें आप लोग का पाटलिपुत्र वैभव, इसमें आपको पटना के बारे में हर एक चीज़ जानना है। आपके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक कौन कौन आए, कैसा कैसा यहाँ पे वातावरण था, क्या क्या यहाँ पर्व त्यौहार होता था, हर एक चीज़ जानना है। चूँकि इसका पाठी का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना का पूरा नाम था पाटलिपुत्र। वैभव मतलब इसकी सुंदरता, इसका कैसे विशेषता, हर एक चीज़। तो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग इसका अर्थ समझने वाले हैं, इसका सारांश समझने वाले हैं तथा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपका यह जो चैप्टर है, चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव, इसमें हर साल कम से कम 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के पास शेयर करके फटाफट से उन्हें बुलाइए। और जो भी चैनल नए हैं तो उनको हम बतला दें कि हमारा मंथन की हुई सीरीज हर एक विषय का सीरीज है, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का अर्थ वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है। 2011 से 24 तक पूछे गए हर एक क्वेश्चन करवाया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और फ्री में नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो मतलब के लास्ट में हम आपको बतलाएंगे किस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को आज की इस वाली वीडियो में जानना है अपने पटना के बारे में। पटना में फेमस जी चीज़ है जैसे गोलघर, वरना पटना का पटना साहिब, वरना महावीर मंदिर, इन सभी के बारे में हम लोग को आज की इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है आपका पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव आपके इस चैप्टर का नाम है। रुकिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड इसका चेंज कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। तो आपका इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो सबसे पहले तो आपका पाटलिपुत्र क्या है। तो पाटलिपुत्र में हमारे पटना के बारे में जाना जाता है। तो पटना किसकी राजधानी है। तो हमारे बिहार की राजधानी है पटना। किस नगर, तो यह जो आपका पटना है, इस चैप्टर के आधार पर हम बतलाते हैं। तो ऐसा कौन सा नगर है जो कि हर एक काल में, सभी कालों में महत्व महान है, जिसका महत्व महान है, कौन से नगर की। तो आपको बतलाना होगा पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र की इसका जो नगर का महत्व है हर एक कालों में महान है। उसके बाद बात करते हैं इस पाटलिपुत्र के बारे में। तो इसका इतिहास कितना साल पुराना है। तो इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सोच सकते हैं आप हमारे जो पटना है इसका इतिहास कितना पुराना है। और 2500 वर्ष में इतने सारे विदेशी यात्री हमारे पास यहाँ आए हैं। तो यह एग्जाम में बहुत बार पूछा भी क्वेश्चन गया है कि कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जो पटना में आए हैं। तो विदेशी यात्री में आप लोग को नाम लेना होगा, मेगास्थनीज का नाम लेना होगा। मेगास्थनीज के बाद आप लोगों को नाम लेना हुआंग सेन के बाद आपको इत्सिंग का नाम लेना होगा। इत्सिंग के बाद फाहियान। यही सब आपके प्रमुख हैं विदेशी यात्री जो कि पटना में आए, पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में लिखा और पटना का इतना ज़्यादा तारीफ किया। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग पाठ में आते हैं। तो पाठ में आपको पटना के बारे में समझना है। पटना सबसे पहले आपको किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। उसके बाद एक ठे रचनाकार हैं जिनका नाम है दामोदर गुप्त, जिन्होंने रचना किया है कुटुनित्व
निमताख्य, कुटुम्ब निमताख्य में रचना किया है दामोदर गुप्त ने। इसमें इन्होंने बतलाया है कि पृथ्वी का जो तिलक है, पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक, तिलक का मतलब आप शादी वाला तिलक मत समझिएगा, यहाँ तिलक मतलब जो माथे पर तिलक टीका लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो दामोदर गुप्त ने अपने कविता आपका इनका जो रचना है कुटुम्ब निखाव्य, इसमें इन्होंने पृथ्वी का तिलक पटना को बतलाया गया है, क्योंकि इसी से इन्होंने बतलाया है कि पटना का शोभा बढ़ता है। तथा इन्होंने बतलाया है कि सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह से कहने का तात्पर्य है कि सरस्वती माँ का खानदानी घर यह पटना है। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जितने भी विदेशी, जितने भी महान जो भी, जैसे आर्यभट्ट, पतंजलि, ये सब जितने भी महान पिंगल ये सब हैं, यह सब यह पटना ही से अपना शिक्षा प्रदान किए हैं। इसलिए दामोदर गुप्त ने अपने रचना में सरस्वती का कुलगृह पटना को कहा है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सरस्वती का कुलगृह किसे कहते हैं, तो पटना को कहते हैं। और ना एक और चीज़ बतलाया है, इंद्रलोक से सुंदर, इंद्रलोक से सुंदर क्या है, तो हमारा पटना है, जो कि दामोदर गुप्त ने अपनी कविता में लिखा गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इतिहास में जाएंगे। तो इतिहास में आप लोग बताना होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमारे ही पटना के गया जिला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने जब बिहार में थे महात्मा बुद्ध, उसके समय बिहार का पटना का क्या नाम था, तो पाटिल ग्राम पर महात्मा बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो पाटिल ग्राम नाम था। पाटिल ग्राम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटिल ग्राम में बार कौन आए थे, तो आपको लिखना होगा महात्मा बुद्ध पाटिल ग्राम यानी कि पटना में बहुत बार आए थे। उसके बाद आपको इतिहासी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है कि किसके काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसके काल में पटना का रक्षा व्यवस्था इतना हार्ड था कि कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता था, तो इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में इस प्रकार था हमारा पटना का रक्षा व्यवस्था कि कोई भी यहाँ पे कब्जा करने से पहले बहुत बार सोचते थे। तो हमने आपको बताया था कि मेघासनीस एक विदेशी आते थे जो कि आए थे पटना में, तो वह इन्हीं के दरबार में आए थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघनासनीस किसके दरबार में आए थे पटना, तो आपको बतलाना होगा कि मेघासनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पटना आए थे। ठीक, और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यह हिस्ट्री में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि मेघासनीस कहाँ का यात्री था, कहाँ का रहने वाला था, तो आपको बताना होगा यूनान का। मेघासनीस यूनान का यात्री था। ठीक, तो रक्षा व्यवस्था तो हमने जान लिया कि डिफेंस फोर्स सबसे बेस्ट था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समय में। अब पूछा जाता है कि किसके समय में पटना प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी मतलब देखने में बहुत ही मस्त सुंदर लगता था। तो अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में पटना एकदम प्रियदर्शी था। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपका एक और लेखक के बारे में, अभी हमने राजशेखर के बारे में आपको बतलाया, एक और लेखक के बारे में आपको जानना है जिसका नहीं, अभी हमने आपको बताया दामोदर गुप्त, अभी आप लोग को जानना है राजशेखर के बारे में। राजशेखर जिन्होंने अपना एक रचना किया था जिसका नाम था काव्ययी मानसा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, काव्ययी मानसा के लेखक कौन है, तो आपको याद रखने का ट्रिक इस प्रकार से आप रख सकते हैं कि राजा मांस खाता है, राजा जो होते हैं वो मांस खाते हैं, यानी कि राजशेखर काव्ययी मानसा के रचनाकार हैं। तो यह इन्होंने भी पटना के बारे में अपने ग्रंथ में काव्ययी मानसा में बहुत ही ज़्यादा किया है, पटना का बड़ाई किया है। उसके बाद हमने आपको बतलाया कि पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान शिक्षा प्राप्त करने आए थे। तो शिक्षा प्राप्त करने पटना में कौन कौन आए थे? तो इनके में आएंगे आपका पाणिनि आएंगे, उसके बाद पिंगल आएंगे आपके पिंगल, उसके बाद पतंजलि, फिर आपका आएंगे वरिरुचि। यह सब जो प्रमुख विद्वान हैं, वरना पुष्पर, यह सब आपका शिक्षा लेने के लिए आए थे। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। इसलिए पाटलिपुत्र को यानी कि पटना को सरस्वती का कुल ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि अनेक विद्वान, बड़े बड़े विद्वान थे, यहीं पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके नाम पे चर्चा करेंगे। तो आप पाटलिपुत्र में आप लोग देखिएगा तो इसमें दो शब्द से मिलकर बुना हुआ है, पाटिल और पुत्र। तो पाटिल का अर्थ होता है आपका पुष्प यानी कि फूल, और पुत्र मतलब कि बेटा होता है। इसके नाम को जानने से पहले हम लोग को एक और चीज़ है जो कि बहुत ही प्रमुख था, कि कैमुदी महोत्सव, यह भी प्रमुख टॉपिक है। कि कैमुदी महोत्सव एक ठे महोत्सव होता था, जो अभी हम लोग दुर्गा पूजा जिस प्रकार से मनाते हैं, उस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक ठे महोत्सव मनाया जाता था, जहाँ पे जिसको हम लोग कहते थे कैमुदी महोत्सव, जो कि आज के दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता था, जो कि शरद काल में मनाया जाता था। शरद काल यानी कि ठंडा के मौसम में यह मनाया जाता था। इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? कि बहुत सारे किसान अपना अपना अलग अलग वैरायटी का फूल लेकर के आते थे, और वहाँ पे फूल का प्रदर्शनी होता था। वहाँ पे इतना इस महोत्सव को लेकर के उस टाइम खुशी था, जैसा कि खुशी अभी हम लोग का दुर्गा पूजा को लेकर के खुशी रहता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव का तुलना किससे किया जाता है? तो आपको बतलाना होगा दुर्गा पूजा से किया जाता है। ठीक, अब आप लोग को एक और चीज़ है कि पटना का विकास कब रुक गया? पटना का विकास कब रुका? क्योंकि अभी हमने जितना आपको बतलाया कि पटना में चंद्रगुप्त में रक्षा व्यवस्था था, अशोक टाइम में इसका देखने योग्य था, तो आखिर कब पटना का विकास रुक गया? तो मध्यकाल में जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में पटना का विकास पूरा रुक गया। और पिछले कितने सालों से, यह भी पूछा जाता है कि पिछले कितने सालों से पटना अस्त व्यस्त रह गया? तो 1000 वर्षों से पटना पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। इसमें विकास बहुत ही कम होने लगा, क्योंकि अभी भी आप लोग देखेंगे तो अभी तक विकास रुका ही हुआ है पटना में। और बात करें कि पटना में देखने में समृद्ध कब था? 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, रक्षा व्यवस्था कब अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद पूछा जाता है प्रियदर्शी कब था? तो अशोक के समय में। और समृद्ध कब हुआ? तो समृद्ध आपको मुगल वंश में बताया, मुगल काल में समृद्ध हुआ। पटना का सबसे अधिक विकास कब हुआ? पटना का सबसे अधिक विकास अंग्रेज काल में हुआ। अंग्रेज काल में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम में पटना का सबसे अधिक विकास हुआ था। अब पटना जो आपका शब्द है, पटना शब्द का नाम कब आया? तो यह आपका आया मध्यकाल में। पटना शब्द का नाम आपका आया मध्यकाल में। उससे पहले इसके कई तरह के नाम थे। क्या क्या नाम थे? तो आपका था, उससे पहले बहुत सारा का नाम पटना का हुआ करता था। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 5-6 बार पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के क्या क्या नाम मिलते हैं। तो पहला नाम था पुष्पपुर। दूसरा नाम था कुसुमपुर। तीसरा नाम की बात करें तो पाटिल ग्राम, जो कि महात्मा बुद्ध के टाइम में था। फिर उसके बाद आपका आया पाटलिपुत्र, और अंत में आपका 5वां नंबर पर आया पटना। तो इतना सारा नाम चेंज हुआ है पटना का। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता था कि पुराने ग्रंथों में पटना के क्या क्या नाम मिलते हैं। तो आपको इतना बतलाना होगा कि 5 में से आप 3 गो या 2 भी नाम लिख देंगे तो आपका आराम से इसका मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना का पालिका देवी कौन है? पालिका देवी मतलब पटना की कुल देवी कौन है? तो पटन देवी हैं। पटन देवी जो कि स्थित हैं पटना में, वो उनको ही पटना का पाटिल देवी कहा जाता है।
पटना का विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि यह जो नगर है, अभी गांव है, पटना जो गांव है उस टाइम में, वो आगे चल के एक बड़ा नगर बनेगा, परंतु उसे बहुत 2-3 चीज़ से बहुत ही खतरा रहेगा। पहला, उसको जल से खतरा रहेगा। अभी आप लोग देखिएगा जल बाढ़ आए रहते हैं पटना में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद आग से और आंतरिक मामलों से, आंतरिक गृह युद्ध से। तो आप लोग देखिएगा यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था भी, यहाँ के नेता लोग भी बहुत ही भ्रष्ट हैं, जो कि पटना के विकास को रोकने का प्रमुख कारण है। तो इतना ही सारा चीज़ है आपका। और एक चीज़ है सबसे अंत में आपका पूछता है कि मुख्य दर्शनीय स्थल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल, तो आपको जो भी स्थल समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन यदि पूछ देगा तो जो भी अच्छा चीज़ है पटना में आपको लिखना होगा। सबसे पहले तो संग्रहालय है पटना में, संग्रहालय। उसके बाद है आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हमारे पटना में उच्च न्यायालय स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सचिवालय है, सचिवालय। उसके बाद चौथा नंबर में बात करें तो गोलघर है। गोलघर के बारे में एक इतिहास है कि आपका यह जो गोलघर है, इसका उपयोग पहले अंग्रेजों द्वारा इसको खाना को भंडारण करने के रूप में किया जाता था। अब एक यह पर्यटक स्थल बन चुका है। पहले यहाँ पे खाना वरना कुछ भी राशन उसन का सामान यहाँ पे इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो उसके बाद है आपका 5वें नंबर पे तारामंडल। तारामंडल जहाँ पे साइंस का पूरा अथी है। उसके बाद बात करें हम लोग 6ठा नंबर पे तो जैविक उद्यान। जैविक उद्यान यानी कि पार्क है यहाँ पे विभिन्न प्रकार का। उसके बाद बात करें 7वां नंबर पे मौर्यकालिक अवशेष। मौर्यकालिक अवशेष, क्योंकि मौर्य काल का जितना भी अवशेष कुछ है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग 9वां नंबर की, तो 9वां नंबर पर महावीर मंदिर। महावीर मंदिर, पटना का जो महावीर मंदिर है यह बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर द्वारा इतना सारा हॉस्पिटल चलाया जाता है, नेत्रालय का, कैंसर का, विभिन्न प्रकार का यह इस मंदिर द्वारा चलाया जाता है। और निःशुल्क एकदम इसका हॉस्पिटल बहुत सारा बनाया है। तो यह पटना का हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके बाद आपका 10वां नंबर बात करें तो गुरुद्वारा, जो कि है आपका पटना साहिब। तो यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सिख संप्रदायों के लिए पटना किस लिए अहम है। तो यहाँ इसके जो सिख संप्रदाय के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना ही में हुआ था। तो उनका ही एक गुरुद्वारा है पटना साहिब। उसके ही कारण पटना थी, जितने भी पंजाबी सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए यह जो पटना है यह मुख्य एक जगह बनाया होता है। तो इस प्रकार से आपका जो भी अर्थ था, जितना भी चैप्टर 2 में था, हम लोग कंप्लीट करवा दिया, डन एकदम। अब आप लोग का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं 2011 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, जब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 2 के, तो चैप्टर 2 से आप लोग का कुल 12 ठे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। और इसी 12 प्रश्न को रिपीट कर करके 24 से 26 को क्वेश्चन पूछे गए, यानी हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह चैप्टर अपने जगह पे एक महत्वपूर्ण अहम योगदान रखता है। तो आपका चैप्टर 2 जो है पाटलिपुत्र एवं इसका संस्कृत का, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। यह जो क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है और 2020 के प्रथम पाली में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी अपने जगह इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। तो यह आपका 2018 में पूछा गया है। तो हमने अभी आपको लोगों को बतलाया था कि राजशेखर ने अपने रचना में लिखा था, जिसको अभी आपको बतलाने वाले आगे। तीसरा नंबर है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम लिखे। इस क्वेश्चन पर आप गौर करिएगा, यह 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 5 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। मेरे ख्याल से कोई सभी सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा यही हो सकता है, क्योंकि 5 बार पूछने का मतलब समझ रहे आप लोग का। अभी से 2021 से यह जो आपका पैटर्न है ये शुरू हुआ है 2011 से और 2024 तक, यानी कि 13 साल में आपका 5 बार एक ही क्वेश्चन संस्कृत विषय से इस चैप्टर से पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि
पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम लिखना है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसी थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2024 में 4 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। उसके बाद बात करें पटना ग्राम के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था। यह भी 2 बार पूछा गया है प्रश्न। आगे है राजशेखर ने पटना का उल्लेख में किस रूप में किया है। तो 2021 में, 2021 की प्रथम पाली, द्वितीय पाली में और 2024 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अगला है प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। हमने अभी आपको नाम बतलाया था पटना के, उसी को लिखना है यहाँ पे। फिर है पाटलिपुत्र की विशेषताएं लिखना है, पटना की विशेषता। फिर है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पाठ का सारांश लिखना है। फिर है प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, क्यों। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्वान शिक्षा लिए हैं, इसको भी आपको बतलाएंगे आगे। फिर सिख संप्रदाय के लिए लोगों के लिए पटना एक महत्वपूर्ण है। हम बतलाए थे आपको कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण स्थान कैसे रखता है। और अंत में किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो यह भी आपका 2 बार पूछा गया है प्रश्न। तो इतना आपका 12 प्रश्न पूछा गया है। चलिए फटाफट से इन सभी का उत्तर हम लोग लगाते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। इसका उत्तर यहाँ से होगा कि पाटलिपुत्र अपनी समृद्धि के लिए सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर ग्रुप ने अपनी पुस्तक कुटुम्ब काव्य में स्पष्ट कहा है कि यह नगर पृथ्वी का तिलक है, विद्वानों का निवास स्थली तथा स्वर्ग से भी सुंदर है। इसी प्रकार से के विचार मेघासनीज, फाह्यान, हिवंगसेन, इत्सिंग आदि भी हैं। यह नगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति शोभनीय था एवं रक्षा व्यवस्था में उत्तम था। अशोक के समय सबसे अधिक समृद्ध था तथा अंग्रेजी शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ है। तो आप पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा कि पटना का वैभव जितना भी हमने आपको बतलाया है वह सब आपको लिख देना होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अगला आपका जो प्रश्न संख्या है 2 में कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना में बड़े बड़े कवि, वायारण, भाषाकार परिचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही है। तो राजशेखर ने जो भी चीज़ लिखा है आपको इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर लिख देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला जो तीसरा नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 बार पूछा गया है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल के नाम लिखना है। तो आपको जो भी याद रहेगा एग्जाम में आपको लिख देना है। वैसे हमने आपको लिए लिखा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, कुम्हारा, महावीर मंदिर और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल आदि है। तो आपको इसमें से कोई भी 3-4 का नाम याद हो जाएगा तो आप फटाफट से एग्जाम में लिख दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा गया आप लोग का एग्जाम में, 19 के प्रथम पाली में, फिर आपका 2020 में, 2021 में, 2024 में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा कि पाटलिपुत्र पाठ में बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीतिक प्रतीक स्थलों का हर चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो मेनली तो आपको रक्षाएं यही चीज़ लिखना है कि उत्कृष्ट थी, बाकी आपको थोड़ा बड़ा करना होगा तो यह सब ऊपर का चीज़ आपको लिख देना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला 5वां नंबर जो प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पाटिल ग्राम के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पाटिल ग्राम के संबंध में कहा था कि यह गांव एक समय महानगर होगा, किंतु परस्पर लड़ाइयाँ, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटिल ग्राम ही पटना कहे जाने लगेगा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बतलाया था कि बुद्ध ने बतलाया था कि यह जो आपका महानगर, यह जो गांव है एक छोटा सा पाटिल ग्राम, वह आगे चल के महानगर बनेगा, जो कि अभी बन गया भी है। और यहाँ परस्पर लड़ाइयाँ होती रहेंगी, आग लगेगा और बाढ़ से इसका हमेशा डर रहेगा। तो बाढ़ तो बिहार में आता ही है, आग भी नालंदा में लगा था जिससे का दर्द अभी तक हम लोग को दिखता है। और लड़ाइयाँ यहाँ पे राजनीतिक ऐसा लड़ाई चलता रहता है हमेशा दल बदल, ये इसी के कारण इसका विकास थोड़ा सा रुका हुआ रहता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपके अन्य 2 प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और 7वां कि पहला आपका 6 है कि प्राचीन ग्रंथ में पटना के क्या क्या नाम मिलते हैं।
तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटिल ग्राम, पटना, इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। और अगला है कि पटना की विशेषताएं लिखना है। तो वही सब जितना हमने आपको बतलाया सारा चीज़ आपको लिख लेना है। आप इसका नोट्स में भी आपको ये सब मिल जाएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं आप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेघासनीज, फायहान, हेंसेन, इत्सिंग आदि पटना आए थे और उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। बाकी एक दो प्रश्न है, आप उसका उत्तर खुद से भी लिख सकते हैं या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा। जैसे कि यह सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको बताया था कि क्योंकि यहाँ पे पटना में पटना जी का गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु का यहाँ पे जन्म है। गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म के 10वें गुरु का यहाँ जन्म है, इसलिए यहाँ पे एक गुरुद्वारा है पटना साहिब नाम का, इसीलिए यह पटना सिख धर्म के लिए फेमस है। और पूछा गया है कि प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों माना गया था। तो चूँकि यहाँ पे विभिन्न विद्वान जैसे कि पिंगल, पतंजलि, पाणिनि, वरिरुचि यह इत्यादि आए थे अपना ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। तो यही दो क्वेश्चन बचा है जिसको आपको नोट्स में मिल जाएगा या फिर आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। तो आज का ये जो क्लास है ये यहीं पे समाप्त होता है। हमने आपको आज की इस क्लास में आपका चैप्टर जो 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका संस्कृत का पटना के बारे में, पाटलिपुत्र वैभव, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोग का चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया संस्कृत में, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, हिंदी में भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, मैथ में भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे तो कल या तो हिस्ट्री का आपका वीडियो आ सकता है या फिर आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पे वीडियो आता है। तो देखिए कल तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा और टाइम वही रहेगा आपका 10 बजे से। तो अब जो भी नहीं देख पाए अभी का वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वह कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो देख पाएँ, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वह भी अपना जानकारी प्राप्त कर सके। और क्लास 10 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए और क्लास 12 के विद्यार्थियों का फॉर्म भराना शुरू हो गया एग्जाम के लिए। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल एपी लर्निंग पे जाकर के देख सकते हैं। इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यह जो फॉर्म है इसी फॉर्म को भरने के बाद इससे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त होता है। रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपके विद्यालय में आ चुका है, तो अपने विद्यालय में जाकर के आप अपना मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तथा आपको फॉर्म भरने के बाद इसी से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी से आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो पाएगा और इसी से आप अंतिम में एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यह फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए आपका फॉर्म का शुल्क लगने वाला है 1010 रुपया BC और जनरल के लिए। और बात करें SC ST के लिए तो उनके लिए 940 रुपया लग रहा है। और क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 1400 रुपया लग रहा है। तो अपने विद्यालय में जाकर के सबसे पहले अपना मूल प्रमाण पत्र, जो कि अभी आपका डमी जो आपने देखा था, डमी आपके विद्यालयों में आया था, उसका मूल आ गया है, मतलब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आपके विद्यालय में आ चुका है। आप अपने विद्यालय से प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भर लीजिए। आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट 24 तारीख तक लास्ट डेट है, इसलिए फटाफट से जाके भर लीजिए, क्योंकि आपका बीच में 3 दिन का अवकाश होने वाला है, आपका विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी का, इसलिए आप अपना कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 23 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू है, जिसका हमने इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना लिया है, जो कि आपको हमारे चैनल एपी लर्निंग पे मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे तो तीनों का सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। यदि नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।